हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंधन। और जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो मानव संसाधन प्रबंधन है उसको वातावरण किस तरह से प्रभावित करता है। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेरी ऐप है, एडुसम ऐप है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए फ्री स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। और काफ़ी सारे इंग्लिश और हिंदी के अंदर स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल मतलब प्रोवाइड करती है, तो आप इसको आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। मानव संसाधन प्रबंधन वातावरण, देखो जो हमारा संगठन है वो वातावरण से प्रभावित होता है। और जो वातावरण है वो 2 तरह के होते हैं, बाहरी घटक जो कि संगठन के बाहर होते हैं जिसको एक्सटर्नल फोर्सेस कह देते हैं। और विद इन द जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, संगठन के अंदर होते हैं, वो आंतरिक घटन होते हैं, घटक होते हैं, इंटरनल फोर्सेस होती हैं। तो यहाँ पे जब हम मानव संसाधन जो है, मानव जो है वो हमारे लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक संगठन के लिए रिसोर्स होता है और जिसकी क्षमता का विकास करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तरक्की प्राप्त कर सकती हैं अगर उनके जो लोग संगठन में काम करते हैं, उनकी अगर क्षमता जो है, जो दूसरी कॉम्पिटिटिव संगठन है उससे ज़्यादा बेटर है। तो मानव संसाधन प्रबंधन व्यक्ति और मानव संबंधों की प्रबंधन एक दीर्घकालीन विचारधारा है। क्योंकि जब हम लोगों को रखते हैं, उनको विकास करते हैं, उनके साथ उनको प्रबंध करते हैं, तो ये सोच के रखते हैं कि ये लोग हमारे लिए काफ़ी लंबे समय तक काम करेंगे। और उसी तरह जो हमारे पास मानव लोग काम करते हैं, उनको हमने किस तरह से ट्रेन करना है, विकसित करना है, ताकि उनके बेसिस पे हम कॉम्पिटिटिव एज को प्राप्त कर सकें। तो बाहरी घटक जो हमारी मानव संसाधन प्रबंधन को इफेक्ट करते हैं, पॉलिटिकल लीगल इन्फ्लुएंस, राजनीतिक कानूनी प्रभाव, चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक वातावरण में किस तरह से परिवर्तन होता है, तकनीकी उन्नति जो है किस तरह से हमें इफेक्ट करती है, और जो सांस्कृतिक घटक है वो किस तरह से हमें प्रभावित करते हैं। उसी तरह जो भौगोलिक तथा मतलब जो कंपटीशन है वो हमें किस तरह से प्रभावित करता है। और जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है ट्रेड यूनियन, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो संगठनात्मक संस्कृति तथा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और उसी तरह जो प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं, वो किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करती है। अब देखो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम होता है, तो ये नहीं है कि जो उसके प्रबंधक हैं बिना श्रम संघ को इन्वॉल्व किए हुए काम करेंगे। और उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम करते हैं वो अलग अलग संस्कृति, अलग अलग उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड डिफरेंट होती है, उनका कल्चर डिफरेंट होता है, किस तरह से उनको मैनेज किया जा सकता है। और उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम करते हैं तो उनके आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, तो उनको किस तरह से मैनेज करना है। तो ये सारा जो है इंटरनल फोर्सेस होती हैं जो कि मानव संसाधन प्रबंध को प्रभावित करती हैं। उसी तरह बाहरी घटक जो हमारी संगठन के बाहर होते हैं, वो हमारी संगठन को किस तरह से प्रभावित करते हैं, किस तरह से जो हम पॉलिसीज़ बनाते हैं लोगों को मैनेज करने के लिए, उसको किस तरह से प्रभावित करते हैं। राजनीतिक वातावरण एक व्यावसायिक संगठन के वातावरण को प्रभावित करता है और इसका असर सीधा होता है। मानव संसाधन प्रबंधन संगठन का ही एक अंग है। तो जो भी देश के अंदर कानून बनते हैं, वो हमारी संगठन को भी प्रभावित करते हैं। तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर राजनीतिक व्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। इसी तरह हम देखते हैं कि जो विधायिका होती है जिसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं, एक राष्ट्र की जो कानून निर्माता ये संस्था है, ये कानून बनाती है। अ, केंद्र तथा राज्य स्तर पर संसद, केंद्र के अंदर संसद तथा राज्य के अंदर विधानसभा के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। और कार्यपालिका जो है सरकार, कानून को लागू करने वाली संस्था होती है। न्यायपालिका का ये काम देखना होता है कि जो विधायिका तथा कार्यपालिका काम करती है, वो जनहित तथा संविधान की सीमाओं के अंदर ही काम करती है। तो इसी तरह जो राजनीतिक वातावरण होता है, वो देखता है कि जो सरकार ने जो कानून बनाए हैं, जो संगठनों के ऊपर एप्लीकेबल हैं, जो एम्प्लॉइज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, और जो भी विभिन्न श्रम अधिनियम होते हैं, औद्योगिक जो कानून होते हैं, वो शामिल होते हैं। तो
क्या सारा काम जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लॉ के मुताबिक होता है। जैसे मिनिमम वेज एक्ट है, बोनस एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है। वो सारे क्योंकि इनके अंदर परिवर्तन आता रहता है, तो ये हमारी जो एचआरएम पॉलिसी होती है, उसको भी काफ़ी प्रभावित करते हैं। उसी तरह एक चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसी, तो आर्थिक वातावरण का संगठन के मानव संसाधन काम के ऊपर भी काफी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब हमारे पूरे विश्व के अंदर बदलाव आता है, तो वो उद्योग तथा संगठन को भी प्रभावित करता है। इसी तरह ही जब आर्थिक संकट का समय होता है, तो संगठन के अंदर सभी क्रियात्मक क्षेत्रों के अंदर उचित तथा अनुकूल प्रतिक्रिया आवश्यक होती है। कि माइक्रो आर्थिक नीति क्या है, कीमतें कैसे चल रही है, वैश्विक रुझान क्या है, विनिमय दरें क्या है, रोजगार कैसा है, बेरोजगारी कैसी है, श्रम तथा पूंजी व्यवहार जो है, ये आर्थिक वातावरण के घटक होते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि जब हम आर्थिक वातावरण की बात करते हैं, तो इसके अंदर सप्लायर आ जाते हैं, जो कि हमें मानव जो है संसाधन प्रोवाइड करते हैं। तो उसी तरह जो है जैसे कस्टमर है कि वो कस्टमर जो होता है, तो उसी के इर्द-गिर्द ही जो है हमारी संगठन की सारी एक्टिविटीज़ घूमती रहती है, क्योंकि उसको हमने सैटिस्फाई करना है। वो हमारा जो कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ें बनाई जाती हैं, वो बिकती हैं। तो कस्टमर का जो उद्देश्य होता है कि उसको जो है अच्छी चीज़ जो होती है कम क्वालिटी पे मतलब सॉरी, अच्छी क्वालिटी की चीज़ जो होती है कम प्राइस पे चाहिए होती है। और वो तभी पॉसिबल है कि अगर हमारे पास जो लोग काम करते हैं, वो प्रॉपर्ली ट्रेन्ड हैं, वो मतलब इफ़ेक्टिव हैं और चीज़ों को बढ़िया बनाते हैं। और उसी तरह ही जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं, वो किस तरह से अपने लोगों को मैनेज करते हैं, तो वो भी हमारे जो संगठन है, उसको प्रभावित करता है। उसी तरह ज्योग्राफिकल एंड कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स, भौगोलिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक घटक जो होते हैं, ये भी जो है मानव संसाधन को काफ़ी प्रभावित करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि जैसे उसकी जो डेमोग्राफिक्स होते हैं, उम्र क्या है, उसका जेंडर क्या है, किस कास्ट को वो बिलॉन्ग करता है, सामान्य तथा विशिष्ट अवस्था में बेरोज़गारी रोज़गार कितना है और श्रम शक्ति में आपसी प्रतिस्पर्धा कितनी। और उसी तरह क्योंकि श्रम जो होते हैं वो अपने जहाँ पे वो रहते हैं वहीं पे काम करना चाहते हैं। तो उसकी बदली दर तथा प्रवासी प्रवृत्ति क्षेत्र में आवास तथा परिवहन की साधना, क्योंकि जो जहाँ पे भी हमारी संगठन अगर ऐसे शहरों के अंदर या ऐसी जगह पे सिचुएटेड है जहाँ पे लोगों को आसानी के साथ घर की सुविधा मिल जाती है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिल जाती है, तो हमें आसानी के साथ जो है लोग मिल जाते हैं। और उसी तरह जो उद्योग तथा क्षेत्र के संगठन में प्रतिस्पर्धा होती है, तो क्योंकि अगर जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, देखो अगर हमें जो मतलब लोग चाहिए, अगर लिमिटेड सप्लाई के अंदर है, तो वो वहाँ पे भी जो हमारे कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो उनके साथ हमारी प्रतिस्पर्धा चलती है। इसके बेसिस पे होता है कि हमारे पास अच्छे लोग आएँ। तकनीकी जो उन्नति है, व्यवसाय में क्रांति हो रही है और तकनीक से संगठन कार्य प्रक्रियाएँ जैसे कम्युनिकेशन है, मानव संसाधन प्रक्रिया है, काफ़ी प्रभावित हो रही है। कि व्यवसाय जो है ज़्यादातर जो है ग्राहक होते हैं, उनके मुताबिक ही होता है और आज का जो है वैश्वीकरण है, तो कोई भी व्यवसाय तकनीक के उपयोग के बिना काम नहीं कर सकता। और तकनीकी विकास जो है कर्मचारी की संख्या को भी प्रभावित करता है, क्योंकि जब हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है कि हमें काफ़ी सारे कर्मचारियों को हटाना पड़ता है। और उसी तरह क्या होता है कि जब हम एक पर्टिकुलर टेक्नीक चूज़ करते हैं, तो कर्मचारियों का कौशल बढ़ाने की भी, ताकि उनको ट्रेनिंग देने की भी आवश्यकता हो जाती है। क्योंकि जिन लोगों के पास कुशलता नहीं होती, उनकी डिमांड काफ़ी कम हो जाती है, जो अनस्किल्ड लेबर होती है। और उसी तरह एक संगठन में एक कार्य जो बहुत सारे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, तो क्योंकि जब टेक्नोलॉजी आती है, तो अब उसके लिए हमें ज़्यादा व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। और आज का जो ग्लोबलाइज़ेशन के दौर में कोई भी जो बिज़नेस है, तकनीक के उपयोग के बिना काम नहीं कर सकता। तकनीक जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि जब तकनीक आ जाती है, तो हमें शिक्षित तथा कुशल जो श्रमिक होते हैं, उनकी ज़रूरत। और जो कर्मचारी नई तकनीक को सीख लेंगे या जानकारी रखते हैं, वही टिके रखेंगे। और उसी तरह क्या है कि संगठनों में मानवीय संबंधों के लिए भी तकनीक की आवश्यकता होती है और कार्य करने के लिए हमें जो लोग होते हैं, वो काफ़ी प्रोफ़ेशनल चाहिए होते हैं। उसी तरह जो कल्चरल फैक्टर्स हैं, संस्कृति शब्द से मतलब है मानवीय समूह तथा समाज के
सदस्य के रूप में मानवीय समान आदर्श, विश्वास, मान्यता, मूल्यों तथा व्यवहार से है। कि जब हमारे संगठन जो है जहाँ पे सिचुएटेड है उस तरह की जो वहाँ पे कौन-सा कल्चर जो है कल्चर जो है प्रभावित करती है। तो हमें उन्हीं कल्चर को देखते हुए जो है अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर चेंजेस करनी पड़ती है। आदर्श विश्वास, मूल्य तथा समाज के लोगों का आचरण उनकी संस्कृति का अभिन्न अंग होता है। जैसे चीनी, जापानी और भारतीय की संस्कृति काफ़ी अलग होती है। तो स्वाभाविक रूप से उनकी जो संस्कृति है, उनके कार्य को, व्यवहार को और संगठन के अंदर जो पॉलिसीज़ बनती हैं, उसको भी काफ़ी प्रभावित करती हैं।